हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम करेंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पास पेपर से लिए गए। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 5% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 60 व्हाट इज़ द नंबर। यानी एक नंबर है जिसका 5% क्या है, 60 है। लेट्स से वो नंबर हमारे पास x है, तो हम क्या बोलेंगे, 5% ऑफ ए नंबर इज 60, दैट मीन्स like 5% of a number, let's say that number is x, then 5% of a number is equal to 60. So जो भी स्टेटमेंट था आपने उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया, 5% of a number is 60. अब 5% का क्या मतलब है, 5/100 हम जानते हैं, ऑफ को रिप्रेजेंट किया जाता है मल्टीप्लाई से और यहाँ पर x एज इट इज़ आ जाएगा और इज इक्वल टू 60. अब सिंपल आप चाहें तो 5 और 100 को सेम टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 0. ठीक है, मैंने 5 का टेबल यूज़ किया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल करने के लिए। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 0 0, सो 1/20 आ गया टाइम्स x इज इक्वल टू 60. अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल x यहीं पर रहेगा, 60 भी यहीं पर है, ये 20 यहाँ पर 1 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बात समझ आ गई। यानी ये 1/20 है, या फिर तो 1 के साथ ये 20 क्या करा, डिवाइड करा, तो दूसरी तरफ जाके ये सिंपल मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू 60 टाइम्स 20, हमारे पास आंसर आता है 120। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक दफ़ा फिर से, तो 5% ऑफ ए x इज 60, ये था स्टेटमेंट, तो 5% ऑफ ए नंबर इज 60, तो नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया x से, फिर 5% को रिप्लेस किया 5/100 से, सिंप्लीफाई किया और बस x का आंसर निकला है 120। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया गया है 1/2 ओवर 1/8, ठीक है, और इसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे 4 9 2 8, तो इनमें से आपने सही वाला बताना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आसानी के लिए जब अब भी आपको ट्रिपल इस तरह से फ्रैक्शन आ जाए तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो हम क्या करते हैं, 1/2 इसी तरह लिखते हैं, और ये जो बड़ा फ्रैक्शन का साइन है जो मिडल में है, इसकी जगह पे हम डिवीजन का साइन लिखते हैं, और ये जो 1/8 है इसको एज इट इज़। बात समझ आ गई कि 1/2 और उसके बाद जो बड़ा डिवीजन का साइन है उसकी जगह आप ये डिवाइड का साइन डालोगे, नीचे वाला 1/8 इसी तरह से। अब आपको क्या करना है, 1/2 तो यहीं पर रहेगा, जब भी डिवीजन को बदला जाता है मल्टीप्लाई में अगली रकम उलट जाती है, तो ये बन जाएगी 8/1। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, तो 8 1 ज़ा 8 और 2 1 ज़ा 2। सिंपल सेम टेबल पे आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल करना है, तो मैं 2 का टेबल यूज़ करूँगी, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, तो मेरा आंसर है 4। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है, जहाँ पे 4 आता है। एक दफ़ा फिर से, तो 1/2 ओवर 1/8 था, तो 1/2 आपने एज इट इज़ लिखा, इसकी जगह पे आपने डिवाइड का साइन और आगे 1/8। हमें पता है 1/2 इसी तरह रहेगा, जब भी डिवीजन को बदलते हैं मल्टीप्लाई में अगली रकम उलट जाती है, फिर न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, सेम टेबल पे दोनों को कैंसिल करो, आपका आंसर आ गया 4। तो करेक्ट आंसर है ए, 4, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। हमें एक बात तो पता है कि सब क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन हो पेपर का और प्रोबेबिलिटी में से क्वेश्चन आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, गैट टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो उनमें परसेंटेज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से वहाँ से बनते। इक्वेशंस को सॉल्व करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री का, खासतौर पे एरिया का और पेरीमीटर का, इसके रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। और प्रोबेबिलिटी का ऐसा टॉपिक है जिसके रिलेटेड 3 से 4 MCQs तो मस्त हैं, ठीक है। तो अभी हम प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन करेंगे, पास पेपर से लिया गया। तो आपका क्वेश्चन है, देयर आर 6 ब्लैक्स 4 रेड एंड 2 वाइट बॉल्स इन ए बॉक्स। तो एक बॉक्स है जिसके अंदर 6 ब्लैक्स हैं, 4 रेड हैं और 2 वाइट बॉल्स हैं। अब आपने क्या किया, अब आपने अ बॉल इज रेंडमली ड्रॉन, तो आपने रेंडमली एक बॉल उठाया वहाँ से, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आपने उठाया वो रेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आपने बतानी है, ठीक है। सो एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ बॉल्स हैं, जिसमें ब्लैक बॉल्स कितने हैं 6, रेड बॉल्स कितने हैं 4 और वाइट बॉल्स कितने हैं 2। बात समझ आ गया। तो ये मैंने यही रिप्रेजेंट किया हुआ नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, तो मैंने नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स को ए से रिप्रेजेंट किया अपनी आसानी के लिए, नंबर ऑफ रेड बॉल्स को बी से और नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को सी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बॉक्स में कितने होंगे, तो सिंपल आप इन सबको ऐड अप कर दो, 6 + 4 + 2, तो 6 और 4 10 और 10 और 2 बनते हैं 12। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो बॉक्स के अंदर होंगे वो होंगे 12, ठीक है, वो कितने होंगे 12। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं बॉक्स में, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो बॉक्स के अंदर हैं वो हैं 12, ठीक है। अब आपको अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है,
जैसे यहाँ पर पूछा गया रेड बॉल की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो जो भी जितने उस बॉल की तादाद है उसको अपने टोटल तादाद से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मतलब जो उस बॉक्स से जो बॉल आप उठाओगे वो रेड होगी, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि 4, मतलब 4, क्योंकि नंबर ऑफ रेड बॉल्स 4 हैं, तो 4 प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल आप रेंडमली उठाओगे वो रेड होगी, ठीक है। सो 4/12, क्योंकि जैसे यहाँ पे मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के आने की कितनी है, जितना वो पॉजिटिव हो, मतलब उसका पॉजिटिव आने का चांस, तो वो कितना है 4/टोटल, तो टोटल कितना है 12, 4/12, ठीक है। तो आप सिंपल इसको सेम टेबल पे कैंसिल करोगे, 4 1 2, 4 1 4, 4 3 12, तो आपका आंसर आ गया 1/3, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पर रेड बॉल पूछा गया था, वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं आपसे पूछूं ब्लैक बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप बोलोगे सिंपल जितनी ब्लैक बॉल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो ब्लैक बॉल की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी 6/12, ठीक है। फिर आप सिंप्लीफाई कर लेना। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं बताएं नंबर ऑफ वाइट बॉल्स की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप क्या बोलोगे, जितनी वाइट बॉल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल 2/12। बात मेरी समझ आ गई। लेकिन यहाँ पर चूंकि रेड बॉल्स पूछी गई थी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो कि थे 12। सो सिंपली वी विल कैंसिल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन सेम टेबल एंड वी गेट 1/3। क्लियर। सो नेक्स्ट बहुत ही खूब, नेक्स्ट है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 30। सो 1 से 30 के दरमियान कितने प्राइम नंबर्स हैं। सो ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन है 13। तो आपने बताना है कि 1 से लेके 30 के दरमियान कितने प्राइम नंबर्स हैं। पहली बात ये कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाते हों, अपने अलावा किसी दूसरे टेबल पर ना जाते हों। जैसे 2 है, 2 सिर्फ अपने ही टेबल पर आता है, 2 के टेबल में। इसी तरह 3 सिर्फ अपने ही टेबल पर आता है। इसी तरह से जो है वो 13 सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब हम तरतीब से लिखते जाएंगे कि 1 से 30 के दरमियान कितने प्राइम नंबर्स हैं। सो पहला प्राइम नंबर है 2, अगला है 3, फिर है 5, फिर है 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, बस इतने ही हैं, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स हैं 1 से 30 के बिटवीन, जो सिर्फ अपने ही टेबल पर जाते हैं। तो आप इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बनते हैं 10। तो आपका जवाब है 10, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है 10। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x in a triangle if angle A is equal to 30, angle B is equal to 70 and angle C is equal to x। तो चलिए लिख लेते हैं, एंगल A is equal to 30, एंगल B is equal to 70 एंड एंगल C is equal to x। मतलब आपको एंगल C फाइंड करना है। तो एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके 3 एंगल्स हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, जिनमें से 2 एंगल्स की आपको वैल्यू दी हुई है 30 और 70, और एंगल C आपने फाइंड करना है। तो चलिए सिंपल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैं एक ट्राइंगल बना लेती हूँ। लेट्स से ये हमारे पास उस ट्राइंगल का एंगल A है, ये उस ट्राइंगल का एंगल B है, और ये उस ट्राइंगल का एंगल C है। ठीक हो गया। तो एंगल ए की, बी की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। हमें एक चीज़ तो पता है, किसी भी ट्राइंगल में जितने भी अंदर वाले एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, उन सब का सम इक्वल होता है 180 के। याद रहेगा मैंने क्या बोला कि जो किसी भी ट्राइंगल के जो अंदर एंगल्स होते हैं तीनों, उनका सम इक्वल होता है 180 के। ये मैथमेटिकल रूल है ज्योमेट्री का। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल किसके, 180 के। ये मैं कह रही हूँ, तो मैं लिख लेती हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180। ये इक्वेशन अभी आपको फटाफट आंसर तक ले जाएगी। तो सिंपल एंगल ए की जगह आप वैल्यू पुट करो 30, प्लस एंगल बी की जगह पुट करो वैल्यू 70, प्लस एंगल सी आप इसी तरह रहने दो और इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये तो आपको फाइंड करना ऑब्वियसली। तो 70 और 30 कितने हो गए, 100, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी को इधर ही रहने देते हैं, 180 इधर ही रहेगा, प्लस 100 इधर आके क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली माइनस 100। तो एंगल सी 180 में से 100 माइनस करो तो 80 बचता है। तो आपका जो एंगल सी है वो कितना है, 80 डिग्री। बात मेरी समझ आ गई कि सिंपल आपको ये रूल यूज़ करना है कि जो किसी भी ट्राइंगल के अंदर वाले तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो 2 एंगल्स गिवन है, बहुत इजीली आप वहाँ से एंगल सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इफ़ 3 पावर x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 81।
तो 3 पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 81। तो 3 पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से बताएं x की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपैरिजन क्रिएट करना है। मतलब अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी आपको किसी तरह से 3 बनाना है। तो एक तरीका है, आप सिंपल 81 की इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो जल्दी से। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो 81 की जगह मैं 3 की पावर लिख सकती हूँ 4, क्योंकि जितनी कोई चीज़ जितनी दफ़ा है उसकी उतनी पावर लिखी जाती है। तो 3 कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो मैं 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ। तो ये तो इसी तरह रहेगा, इसको नहीं चढ़ा। 81 को मैंने सॉल्व किया, जिसकी जगह पे मैं लिखूंगी 3 की पावर 4। अब आप कंपेयर करो, 3 के सामने 3 है, मतलब 3 इक्वल है 3 के, तो ऑब्वियसली x प्लस 2 इक्वल होगा 4 के। इस कंडीशन को यूज़ करते हुए मैं लिखूंगी x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, और यहाँ से x की वैल्यू 4 और प्लस 2 इधर आके -2 और x की वैल्यू निकल आई 2। मतलब आपको सिंपल यहाँ पे अगर 3 लिखा है तो आपको किसी तरह यहाँ से 3 की पावर बनानी है, ठीक है, ताकि 3 इक्वल 3 के हो और ऊपर वाली पावर इसके इक्वल हो। यहाँ से आपको एक ऐसा इक्वेशन मिलेगा जिसको यूज़ करके आप x का आंसर इजीली निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 27 पावर x इज इक्वल टू 9 पावर x प्लस 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। सो 27 पावर x इज इक्वल टू 9 पावर x प्लस 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे आपको x फाइंड करना है, ठीक है। अब तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब 27 का इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो 27 की जगह 3 की पावर 3 आ गया, x एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू का निशान आपको डालना है, और उसके बाद 9 की जगह पे आप 3 की पावर 2 लिख सकते हो और ब्रैकेट डालना है, और फिर बाहर वाली पावर x प्लस 3 लिखेंगे। याद रहेगा 9 और इसकी पावर किस में आएगी, ब्रैकेट में, 3 की पावर 2 और फिर x प्लस 3। अब 3 की पावर 3x आप इसी तरह रहने दो। 3 की पावर आपको पता है ब्रैकेट के अंदर वाली पावर बाहर वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करो, सिंपल 2x आ जाएगा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा क्या आ जाएगा 6। तो अब 3 को 3 से कंपेयर किया, 3 3 के इक्वल है, तो इसकी पावर, तो ये पावर इस पावर के इक्वल होगी। 3 3 के इक्वल है तो ये पावर इस पावर के इक्वल होगी। तो सिंपल यहाँ से आप इक्वेशन बना लो कि 3x बराबर है 2x प्लस 6 के, ठीक है। अब आप x वाली वैल्यूज इकट्ठी कर लो, प्लस 2x है, यहाँ पर आके -2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 इसी तरह, मतलब 3x इसी तरह, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x और इज इक्वल टू 6 इसी तरह, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2x गए, एक x बचा और x की वैल्यू हमारे पास निकल आई 6। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है, 6। बात समझ आ गई। नेक्स्ट है ट्रायंगल ABC, if side AB is equal to 5 centimeters, side AC is equal to 5 centimeter, then find length of side BC, also angle A and angle B is equal to 60। तो आपको एक ट्रायंगल के बारे में सोचना है, ठीक है, जिसका मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बना देती हूँ। सो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं, A B और C, तभी तो इसको बोला ABC ट्रायंगल, ठीक है। और इसकी साइड A B कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर्स। इसी तरह से जो साइड AC है वो दी हुई 5 सेंटीमीटर्स। और फिर हमें जो साइड BC है, रिमेनिंग साइड, ये हमें फाइंड करनी है। तो मैं इसको x से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। और साथ ही अगर आप देखो तो आपको 2 एंगल्स भी दिए हुए हैं, एंगल A एंगल B। तो एंगल A भी बोला गया कि 60 है और एंगल B भी 60 है। अब याद रखो, जहाँ पे एंगल सेम हो ना वहाँ पर साइड भी सेम होती है। मतलब अगर यहाँ पे A का यहाँ पे एंगल क्या है, 60 है ना, तो यहाँ B का भी यहाँ पे 60 है, तो ये वाली साइड भी सेम होगी। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली एक्स साइड जो है ये भी 5 सेंटीमीटर्स होगी। बात मेरी समझ आ गई। ये ऐसा मुझे कैसे पता लगा, सेम एंगल्स देखे। नेक्स्ट है x स्क्वायर इज इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 x माइनस 1। तो हमें दिया हुआ है x स्क्वायर इज इक्वल टू 21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 x माइनस 1। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, बहुत ईजी है, सिंपल x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। ये आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, कुछ ऐसे होता है, लाइक a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे दिए होते हैं। और हमें टीचर बताती थी a का स्केयर प्लस माइनस माइनस और b का हो जाएगा स्केयर, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने की, x को x से x स्केयर प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1। तो अब सिंपल x स्केयर की जगह पे मैं क्या पुट करूँगी, 21 माइनस 1। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 21 माइनस 1 ऑब्वियसली 20। तो मेरा आंसर क्या है, 20। तो x प्लस 1 x माइनस 1 किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। समझ आ गई।
नेक्स्ट है इफ़ 1/a इज इक्वल टू 3 एंड a/b इज इक्वल टू 1/9 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। तो 1/a इज इक्वल टू 3, a/b इज इक्वल टू 1/9 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। तो b आपको फाइंड करना है। मैं आपको गारंटी से कहती हूँ अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा और आप यकीनन दुआएं दोगे। ये वीडियो सेव करके रख लें, इनमें से बहुत कुछ आएगा आपके पेपर में, इसी तरह का आएगा, ठीक है। सो 1/a की वैल्यू 3 है, a/b की वैल्यू 1/9 है और आपने b फाइंड करना है यहाँ पे। तो सिंपल मैं क्या करूँगी, यहाँ से पहले a की वैल्यू फाइंड कर लूँगी जो कि क्या निकलेगी, मतलब 1/a है तो मुझे सिंपल a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स a, तो 1 इज इक्वल टू 3a आ जाएगा। तो मेरे पास अगर a की वैल्यू यहाँ से मुझे निकालनी है तो वो क्या निकलेगी 1/3। तो a की वैल्यू क्या निकली 1/3 यहाँ से। तो a की वैल्यू जो निकली है वो इस दूसरी इक्वेशन में आप पुट करोगे, a नहीं लिखोगे बल्कि a की जगह पे आप 1/3 लिखोगे डिवाइडेड बाय b इसी तरह इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सिंपल ये b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ ले जाके अब बेशक मल्टीप्लाई करवा दो, 1/3 यहीं पे रहने दें, 1/9 इधर ही डिवाइडेड बाय b इधर आके टाइम्स b हो जाएगा। तो 1/3 इज इक्वल टू 1/9b, तो 9 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 9 टाइम्स 1/3 इज इक्वल टू b आ गया। तो सिंपल आप सेम टेबल पे दोनों को कैंसिल करो, 3 3 ज़ा 9 तो b इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें b का वैल्यू चाहिए था, तो b का वैल्यू क्या निकला 3। एक दफ़ा फिर से हमें दो इक्वेशन दिए हुए थे 1/a 3 इज इक्वल टू 3/1, a/b इज इक्वल टू 1/9 और हमें यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सिंपल यहाँ से मैंने फर्स्ट इक्वेशन से a की वैल्यू निकाली जिसको मैंने इस दूसरी इक्वेशन में पुट किया, b के साथ लाइक डिवाइड किया और यहाँ से मेरा b का आंसर निकला 3। क्लियर हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.03% ऑफ 0.03% ऑफ 1000 इज इक्वल टू। तो आपको एक ए ऑप्शन दिया हुआ, बी ऑप्शन दिया हुआ, सी ऑप्शन दिया हुआ, डी ऑप्शन दिया हुआ। तो चलिए फिर समझ लेते हैं हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना कैलकुलेटर के। तो हमें सबसे पहले 0.03% ऑफ 0.03% ऑफ 1000 फाइंड करना है, बट उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको 0.03% फाइंड करना है 1000 का, फिर इसका जो जवाब आएगा उसका दोबारा से आपको 0.03% फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे 0.03% 2 दफ़ा लिखा हुआ है। बात मेरी समझ आ रही है कि पहले हम 0.03% फाइंड करेंगे 1000 का, फिर जो हमारा जवाब आएगा उसका हम फिर से 0.03% फाइंड करेंगे। चलिए पहले हम 0.03% फाइंड करते हैं 1000 का। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर 0.03% ऑफ 1000, ये मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो 0.03%, 0.03 को अगर मैं पावर फॉर्म में लिखूं, ठीक है, पावर फॉर्म में, ये डेसिमल फॉर्म में है, लेकिन अगर मैं इसको पावर फॉर्म में लिखूं या आप यूँ बोलो ये आम नोटेशन में है, कॉमन नोटेशन में, लेकिन अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं 10 पावर फॉर्म में तो कैसे लिखने होगा, तो जो डेसिमल है उसकी असल जगह फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होती है, तो असल जगह इसकी किधर है 3 के बाद, क्योंकि 3 यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। बात समझ आ गई, नॉन जीरो डिजिट मतलब सिफर के अलावा जो डिजिट हो। तो 3 हमारे यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद डेसिमल की जगह है, लेकिन आपको डेसिमल नज़र कहाँ पे आ रहा है, इस असल जगह से 2 दर्जे पीछे, ऐसे ही 1 और 2 2 दर्जे पीछे, तब असल जगह और इस डेसिमल पॉइंट के दरमियान 2 डिजिट्स आ रहे हैं, तो मतलब डेसिमल अपनी असल जगह से 2 दर्जे पीछे नज़र आ रहा है। तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ 3 टाइम्स 10 की पावर -2, अगर पीछे नज़र आए तो आप लगाओगे 10 की पावर -2, ठीक हो गया। अब आगे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ 1000, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी आसानी के लिए पहले डेसिमल ख़त्म किया है। कैसे ख़त्म किया आपको समझ आई कि मैंने 3 टाइम्स जो नॉन जीरो डिजिट है सिंपल वो लिखा टाइम्स, और मैंने डेसिमल की प्लेस देखी कि किधर है, कि असल जगह से 2 दर्जे पीछे है, तो मैंने इसकी पावर लिखी 10 पावर 2 और 2 दर्जे चूँकि पीछे था तो 10 पावर -2 लिखी। अब आपको क्या करना है, 3 टाइम्स 10 पावर -2 इसी तरह रहेगा। परसेंटेज आपको पता, सिंपल आप 100 से डिवाइड करोगे और ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लिखोगे, आपका 1000 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान हम डालते रहते हैं। सो ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से हो जाएंगे कैंसिल, इजी है, ठीक है। तो देखें फ्रैक्शन साइन के नीचे कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, जो आप लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका आ गया 3 टाइम्स 10 की पावर, ये -2 है, जहाँ पे 10 की कोई पावर ना हो ऑब्वियसली वहाँ 10 की पावर 1 होती है, और आपको ये भी पता है कि बेस सेम पावर z, तो यहाँ पे बेस कौन है 10,
जिसकी पावर है -2 और यहाँ भी बेस कौन है 10 जिसकी पावर है 1। तो बेस सेम हो, यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, तो बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड किया जाता है। रूल पढ़ा बना, तो हम एक ही दफ़ा बेस 10 लिखेंगे और सिंपल ऊपर पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा -2 यानी फर्स्ट पावर प्लस सेकेंड पावर यानी 1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल बेस सेम पावर्स ऐड है तो आपने एक ही दफ़ा बेस 10 लिखा और ऊपर पहली पावर प्लस दूसरी पावर लिख दी। अब ये डिवाइड साइन के नीचे 1 है, जो आप लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं नहीं लिख रही। इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 10 की पावर -2 + 1, आंसर आ गया -1। बात समझ आ गई? तो मेरी 3 टाइम्स 10 पावर -1 आंसर है। मैंने आपको क्या बोला था कि सबसे पहले आपको 0.03% फाइंड करना है 1000 का। ठीक है, जो जवाब आए उसका फिर से 0.03% आपको फाइंड करना है। तो हमने 0.03% फाइंड कर दिया 1000 का, जिसका जवाब आया 3 टाइम्स 10 पावर -1। और अब हम फिर से इसका 0.03% फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं फाइंड कर लेती 0.03% ऑफ जो पहले का आंसर आया। आंसर क्या आया था 3 टाइम्स 10 पावर -1। तो आप लिखोगे 3 टाइम्स 10 पावर -1। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। आपको 0.03 का सबसे पहले डेसिमल ख़त्म करना है, तो आप सिंपल लिखोगे 3 टाइम्स जो नॉन जीरो डिजिट है वो लिखेंगे 3 टाइम्स 10 की पावर। अब देखें यहाँ पे डेसिमल की असल जगह तो 3 के बाद है, लेकिन डेसिमल अपनी असल जगह से 2 दर्जे कितना है पीछे है। ये 3 के बाद थी डेसिमल की जगह, लेकिन डेसिमल अपनी असल जगह से 2 दर्जे पीछे है। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी -2, मतलब 2 दर्जे पीछे है, तो 2 दर्जे है ऑब्वियसली 2, तो पीछे है तो 10 की पावर -2। ऑफ की जगह आप सिंपल मल्टीप्लाई लिखोगे, और सॉरी परसेंटेज आप इसी तरह लिखोगे और ऑफ 1000 नहीं है, सॉरी मेरा अभी 3 टाइम्स 10 पावर -1 है। एक दफ़ा फिर से, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ लिखा है, बस 0.03 का डेसिमल ख़त्म किया अपनी आसानी के लिए। तो अब मेरा डेसिमल ख़त्म हो गया है। अब आपको क्या करना है 3 टाइम्स 10 पावर -2, और आपको पता परसेंटेज साइन अगर ख़त्म करना हो तो आप क्या करो, सिंपल 100 से डिवाइड करोगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखोगे और आगे जो भी रकम है वो आपको एज इट इज़ लिख देनी है। बात समझ आ गई? अब आपको क्या करना है 3 ज़ा जो डिजिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 ज़ा हो गया 9 टाइम्स 10 की पावर, ये भी 10 है ये भी 10 है, बेस सेम है तो इनकी पावर्स हो जाएंगी ऐड। तो फर्स्ट पावर हमारे पास है -2 और सेकंड पावर है -1, तो प्लस भी करो तो प्लस माइनस और 1 इसी तरह आ जाएगा। और नीचे भी हमारे पास 100 है। अगर मैं 100 को 10 की पावर की फॉर्म में लिख सकूँ तो आपको पता है 100 किसके इक्वल होता है 10 पावर 2 के। 100 किसके इक्वल होता है 10 पावर 2 के। ठीक है, ये आपको याद रखनी है चीज़, बहुत काम आएगी जब भी डेसिमल वाले क्वेश्चंस करोगे। तो 9 टाइम्स 10 पावर -2 -1 आंसर क्या देता है -3 ओवर 10 की पावर 2। तो सिंपल आपको 9 टाइम्स 10 की पावर -3 उधर ही रहेगा, 10 की पावर +2 जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी 10 की पावर -2। फिर से वही काम, बेस सेम है 10 और 10, तो आप पावर्स इनके ऐड कर दो। फर्स्ट पावर प्लस -2, तो सेकंड पावर, फर्स्ट पावर सेकंड पावर। तो अब आपको क्या करना है, उनको ऐड करते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्लस का साइन डालती हूँ तो ऑब्वियसली प्लस माइनस फिर से माइनस आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली माइनस लिख दिया। 9 टाइम्स 10 की पावर आ जाएगी -5। एक दफ़ा फिर से करवा देती हूँ। तो सम 0.03% था, आपने 3 टाइम्स डेसिमल ख़त्म किया, 3 टाइम्स 10 की पावर -2 लिखा क्योंकि डेसिमल अपनी असल जगह से 2 दर्जे पीछे था। बाकी सारी वैल्यू आपने एज इट इज़ लिख दी। अब क्या हुआ 3 टाइम्स 10, ये बाकी सारा ऊपर वाला इसी तरह, बस परसेंटेज साइन की जगह हमने डिवाइडेड बाय 100 लिखा है और ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लाई लिख दिया। अब मैंने गिनती वाले जो डिजिट्स हैं इंटीजर्स उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 3 सा मेरा 9 आया, और 10 की पावर -2 10 की पावर -1 मैंने इनकी पावर्स को इकट्ठे करके लिख लिया -2 -1 डिवाइडेड बाय, और 100 को भी मैंने 10 की पावर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, 10 पावर 2 आया मेरे पास। तो 9 टाइम्स 10 पावर -3 आ गया ओवर 10 पावर 2, तो ये जो नीचे वाली 10 पावर 2 है ये ऊपर गई तो 10 पावर -2 हो गई, और ये फिर से पावर्स को इकट्ठे किया -3 -2, आंसर है -5। अब ये मेरे पास है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखो ना तो वो आपके पास डेसिमल फॉर्म में है लाइक आंसर। तो 10 पावर -5 को अगर मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, शाबाश, तो कैसे होएगा, आपको सिंपल नॉन जीरो डिजिट 9 लिखना है, जो यहाँ पे है 9, वो आपको पता है डेसिमल की असल जगह तो ये है, लेकिन आपको डेसिमल को शिफ्ट करना है। 10 पावर -5 का मतलब है डेसिमल को शिफ्ट करो अपनी असल जगह से 5 दर्जे पीछे। कितने दर्जे? 5 दर्जे पीछे। तो मैं यहाँ से जो डेसिमल है उसको मैं 5 दर्जे पीछे शिफ्ट करूँगी। यहाँ बीच में मेरे 5 डिजिट आने चाहिए, एक डिजिट है, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट, 5वां डिजिट, तो आगे यहाँ पर डेसिमल आएगा।
बात मेरी समझ आ गई। तो क्या हुआ कि 9 इसी तरह 10⁻⁻5 का मतलब है कि डेसिमल अपनी असल जगह से 5 दर्जे पीछे है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 दर्जे पीछे आ गया, यहाँ पर डेसिमल आ गया। तो डेसिमल आपको सही से विजिबल हो इसलिए शुरू में 0 लगा देते हैं। तो मेरा आंसर है 0.00009। तो ये आपका बी ऑप्शन बनता है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ आ गई मेरी कि 9 × 10⁻⁻5 को ये क्लास 9 की बुक में भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अच्छा, 9 × 10⁻⁻5 का क्या मतलब है कि आप डेसिमल को सिंपल 5 प्लेसेस पीछे ले जाओ। बात समझ आ गई। तो 0.0009 आपका आंसर है। चलिए इसको लिख लेते हैं। 3 years before अली was 10 years older than आसिफ। 3 साल पहले अली आसिफ से 10 साल बड़ा था। अली was 10 years older than आसिफ। तो 3 years before क्या था? 3 years before क्या था? अली was 10 years older than आसिफ। तो अली आसिफ से 10 साल बड़ा था। तो अच्छा, अली आसिफ से 10 साल बड़ा था, इसको आप कैसे लिखोगे कि अली आसिफ से 10 साल बड़ा था। तो आसिफ की एज +10, मतलब अली आसिफ से 10 साल बड़ा है, मतलब आसिफ की एज में 10 प्लस करो तब जाके अली की एज बनती है। तो अली = आसिफ +10। अब नाउ आसिफ इज़ 30 years old। कहता है अब आसिफ कितना है? 30 years old है। तो आप बताएं अली की एज कितनी है। तो अभी पहले क्या बताया कि अली जो है वो आसिफ से 10 साल बड़ा है, ये बताया गया। तो मैंने लिखा अली अलीज एज = आसिफ एज +10, क्योंकि अली आसिफ से बड़ा है। और फिर अभी आसिफ की एज दी हुई कि अगर आसिफ की एज कितनी है 30 है, तो बताएं अली की एज क्या होगी। तो सिंपल आप आसिफ की एज की जगह 30 पुट करोगे तो इस इक्वेशन से आपके पास अली की एज निकल आएगी। तो फिर हम लिख लेते हैं। तो अली = आसिफ की जगह हम आसिफ की एज पुट करेंगे जो कि कितनी है अभी 30। तो अली की एज अब कितनी होगी 40, ठीक है। अली की एज कितनी होगी 40। बात समझ आ गई कि 3 साल पहले क्या था कि अली आसिफ से 10 साल बड़ा था। तो अली की एज कितनी है? आसिफ की एज +10। अभी क्या है? आसिफ की एज 30 है, बताएं अली की एज क्या होगी। तो आसिफ की एज 30 है, सिंपल आपको आसिफ की जगह 30 पुट करना है और अली की एज आपकी निकल आएगी 40। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट है इफ़ x = 13 एंड y = 10 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x सब्ट्रैक्ट y। तो कर लेते हैं। तो 2 वैल्यूज़ मुझे गिवन है यहाँ पे, जिनमें पहला है मेरा x = 13 and y = 10. So x = 13, y = 10. Then what is the value of x subtract y। तो बताएं x subtract y की क्या वैल्यू होगी। तो सिंपल आपको यहाँ पे x subtract y फाइंड करना है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको x की जगह उसकी वैल्यू 13, subtract y की जगह उसकी वैल्यू 10 पुट करनी है। 13 subtract 10, आंसर आ गया 3। तो आपका आंसर 3 है। अगला है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज़ 75 एंड देन व्हाट इज़ द सम ऑफ द नंबर्स। कहता है 5 नंबर्स हैं, ठीक है, जिनका एवरेज क्या है 75 है। तो एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज़ 75। तो बताएं नंबर्स का सम क्या होगा। तो हमें पता है एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स को आप किस तरह रिप्रेजेंट, किसी भी चीज़ की एवरेज होती है वो सम डिवाइडेड बाय उनकी तादाद, मतलब जितने नंबर्स हैं उनको जमा करो डिवाइडेड बाय वो कितने हैं वो, ठीक है। तो लिखा हुआ 5 नंबर्स की एवरेज 75 है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहते होगा सम ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 75, ठीक है। सो एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, तो हमारे पास क्या है एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज इक्वल टू S5 डिवाइडेड बाय 5। तो वो कितनी गिवन है 75। तो जैसे अगर मेरे पास होता है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, तो यहाँ पे मैं लिखती सम ऑफ 3 नंबर्स डिवाइडेड बाय 3, यानी जितने नंबर्स हैं उनका सम डिवाइडेड बाय उनकी तादाद के वो कितने हैं। जैसे अगर एवरेज ऑफ 3 नंबर्स होती तो मैं लिखती सम ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब एवरेज ऑफ 5 नंबर्स है तो मैंने लिखा सम ऑफ 5 डिवाइडेड बाय देयर नंबर n, वैल्यू ऑफ n कितने हैं वो 5 हैं, तो डिवाइडेड बाय 5। तो एवरेज कितनी है 75। ये मेरे पास इक्वेशन बन गया। अब पूछा गया है कि बताएं सम ऑफ नंबर्स क्या होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया s से। तो सिंपल आपको यहाँ पे s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहीं पे रहेगा। तो जो सम है उन 5 नंबर्स का वो क्या होगा, ये 5 डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो सम उन 5 नंबर्स का क्या होगा
सिंपल आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 7 ज़ा 375, तो मेरा आंसर आएगा 375। नेक्स्ट है, इन क्लास ए देयर आर 55 स्टूडेंट्स, 60% आर बॉयज़, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। कहते हैं एक क्लास है जिसमें 55 स्टूडेंट्स हैं, तो ज़रा गौर से स्टेटमेंट समझो। एक क्लास है जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास कितने हैं, 55, तो 55 स्टूडेंट्स हैं। लिखा हुआ कि 60% बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ कितने हैं, 60%। और बताएं कि गर्ल्स कितनी होंगी, तो गर्ल्स आपने फाइंड करनी है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, सिंपल देखो गौर से ज़रा समझो। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं, 55, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, 60%, तो 55 का 60% फाइंड कर लो, बॉयज़ आ जाएंगे। और जो बाकी अमाउंट होगी उसको, जब नंबर ऑफ़ बॉयज़ को 55 में से माइनस कर लो ऑब्वियसली, तो रिमेनिंग क्या होंगी, गर्ल्स। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना, 55 का 60% फाइंड करना। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ अगर मैं फाइंड करके इस टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से माइनस कर दूँ, तो रिमेनिंग जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ऑब्वियसली वो गर्ल्स ही होंगी। तो अब आपको मुझे क्या करना है, 60% फाइंड करना है 55 का, तो 60% ऑफ 55 यहाँ पे एक्चुअल मुझे फाइंड करना है। सीखा हुआ अभी हम लोग सीख के कैसे किया, 60% की जगह सिंपल आपको 100 लिखना है, ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई डालोगे और ये वाला 55 इसी तरह आ जाएगा। तो ये 0 0 से हो जाएगा कैंसिल, और ये 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा हो जाएगा 10, और 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 11 3 ज़ा 33। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, यहाँ से पता लगा नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं, तो 60% ऑफ 55 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ बॉयज़, लाइक नंबर ऑफ़ बॉयज़ चूँकि 60% है 55 का, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ यहाँ पे कितने आए, 33। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमारे पास कितने आए हैं, 33। अब टोटल कितने बच्चे थे, 55, जिनमें से 33 क्या हैं, बॉयज़। तो बताओ गर्ल्स कितनी होंगी, ऑब्वियसली अब 55 में से ये 33 सिंपल माइनस कर दो, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो नंबर ऑफ़ गर्ल्स की होगी। तो 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स आपके पास कितने हैं, 22। नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं, 22। आई होप समझ आ गया होगा। कैसे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। लाइक स्टूडेंट्स क्लास में टोटल कितने हैं, 55, जिनमें से बताया है कि 60% बॉयज़ हैं और गर्ल्स आप फाइंड करो। तो 60% अगर लाइक बॉयज़ हैं, तो सिंपल 60% ऑफ 55 का फाइंड करोगे, वही नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं 60% ऑफ 55, तो वो आपके पास है 33 बॉयज़ हैं। तो अच्छा, बॉयज़ अगर 33 हैं तो ऑब्वियसली रिमेनिंग गर्ल्स हैं, तो आप टोटल में से 33 माइनस करो, रिमेनिंग 22 है जो कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स है।